नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज वर्ल्ड मीडिया में एक सवाल गूंज रहा है, व्हाई इज इंडिया इन्वेस्टिंग सो अटेंटिवली इन अफ्रीका। और इसी सवाल के पीछे छुपी है एक बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर पा रही। जब अफ्रीका के कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, केन्या, घाना, सूडान में सड़क बनती है, पावर प्लांट्स लगते हैं, आईटी पार्क्स खड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स खुलते हैं, तो वहां चीन नहीं इंडिया का नाम लिखा होता है। लेकिन फर्क साफ है, चीन आता है डेफ्ट लेकर, इंडिया आता है डेवलपमेंट लेकर। अफ्रीकन मीडिया रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि इंडिया की अप्रोच नॉन एक्सप्लॉयटेटिव है। इंडिया ना रिसोर्सेज लूटता है, ना पॉलिटिकल प्रेशर डालता है। इंडिया पार्टनरशिप करता है, इक्वल पार्टनरशिप। हिस्ट्री देखिए, कोल्ड वॉर के समय जब अफ्रीका न्यूली इंडिपेंडेंट था, इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के जरिए अफ्रीका को ग्लोबल स्टेज पे आवाज दी। आज वही लेगेसी साउथ टू साउथ कोऑपरेशन में बदल चुकी है। डेटा बोलता है इंडिया ने अफ्रीका में अब तक 75 अरब डॉलर से अधिक लाइंस ऑफ क्रेडिट दी है। ओवर 200 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रेलवेज इन केन्या, आईसीटी हब्स इन घाना, फार्मा सप्लाई इन सूडान, रिन्यूएबल एनर्जी इन साउथ अफ्रीका। केन्या में इंडियन बिल्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल स्टार्टअप्स को पावर दे रहा है। घाना में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अफोर्डेबल हेल्थ केयर ला रहे हैं। सूडान में इंडियन एग्रीकल्चर सपोर्ट फूड सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। नो मिलिटरी बेस प्रेशर, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ओनली कैपेसिटी बिल्डिंग। अफ्रीकन मीडिया ये भी मान रहा है कि इंडिया का अफ्रीका एंगेजमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं, सिविलाइजेशनल कनेक्शन है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई स्टाइल पेमेंट सिस्टम्स, ये सब अफ्रीका के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। आज जब दुनिया अफ्रीका को सिर्फ रिसोर्सेज की नजर से देखती है, इंडिया अफ्रीका को पार्टनर इन ग्लोबल ग्रोथ मानता है। तो चलिए अफ्रीकन मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। अफ्रीका का नया और जरूरी पार्टनर है भारत। डैन, क्या तुमने इस बारे में कुछ कहा था? Oui, effectivement. हाँ बिल्कुल डोमिनिक, भारत सच में अफ्रीका का नया पार्टनर बनता जा रहा है। आंकड़ों को देखें तो साउथ अफ्रीका पहले से ही भारत का सबसे बड़ा अफ्रीकन ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ 19.25 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड होता है। 2023 में अफ्रीका भारत का कुल व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये पहले से ही बहुत ऊंचा स्तर है। भारतीय कंपनियां कई सेक्टर्स में मौजूद हैं, हाइड्रोकार्बन, निर्माण, कृषि और यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल्स में भी। Les entreprises indiennes sont présentes dans de nombreux secteurs, les hydrocarbures, la construction, Ouais, de plus l'agriculture, en même plus. les produits pharmaceutiques d'ailleurs. Ils sont partout, hein, ils viennent comme les Chinois. Ah oui, c'est ça. हाँ बिल्कुल वही बात है, वे सच में चाइनीज जैसे बनते जा रहे हैं। और हाँ, भारत अफ्रीका में 5 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल है। भारत ने 41 अफ्रीकी देशों को 181 क्रेडिट लाइनों की सुविधा भी दी है, ताकि उन देशों में विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समर्थन मिल सके। इसीलिए अफ्रीका में भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और लगातार मजबूत हो रहा है। Est considérable et en montée puissante. Mais du coup, moi je sais dans le domaine de la tech par exemple, Arman. हाँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर टेक फील्ड में अब लोग ऐप डेवलप करने जैसी चीजों के लिए भारतीयों को ज्यादा बुला रहे हैं। भारत को अब मेडिकल फील्ड में भी ज्यादा चुना जा रहा है। मेरी अपनी फैमिली में भी कई लोग इलाज करवाने भारत जाते हैं, क्योंकि वहाँ की मेडिकल टेक्निक्स काफी एडवांस्ड मानी जाती हैं। तो क्या एक तरह से भारत चीन का विकल्प बनता जा रहा है? En train de devenir d'une façon ou d'une autre une alternative à la Chine. Alors déjà, ils ont la population. देखो, सबसे पहले तो उनके पास बड़ी जनसंख्या है और काम करने की क्षमता भी है। वे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। जब तुम तंजानिया, युगांडा या केन्या जैसे ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हो, तो भारतीय वहाँ खुद को बिल्कुल घर जैसा महसूस करते हैं। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। और जब तुम घाना, नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका जाते हो, तो वहाँ लगभग 7% आबादी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, भारतीय मूल की है। इसीलिए भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग आज की बात नहीं है। और जब आप देखते हैं कि सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस हिंद महासागर में हैं, तो ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि भारत अफ्रीका के कितने करीब है। Mais Comores sont dans l'océan Indien. Donc la plupart des gens ne savent pas que l'Inde est très proche de l'Afrique en fait. Oui, mais ils sont là depuis en Afrique. हाँ, लेकिन वे तो बहुत समय से अफ्रीका में हैं और लंबे समय से सहयोग करते आ रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब एक नई ट्रेंड दिख रही है, जहाँ उन्हें पहले से ज्यादा बुलाया जा रहा है, लगातार बढ़ते हुए? यानी इनोवेशन और स्टार्टअप के मामले में मुझे लगता है कि अब लोगों की नजरें उनकी तरफ ज्यादा जा रही हैं। Braqués sur eux, quoi. Non mais de toutes les manières. नहीं, लेकिन वैसे भी जब तुम यूनाइटेड किंगडम जाते हो और किसी डॉक्टर से मिलते हो, तो बहुत ज्यादा संभावना
संभावना होती है कि 10 में से 9 डॉक्टर भारतीय हों। Sur 9 Indiens. Il se dit अमेरिका में यह भी कहा जाता है कि इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों में अधिकतर इंडियंस हैं। dans les universités Si en quelqu'un Amérique, si sont quelqu'un les dit Indiens. ah non mais non, अरे नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेजर कंपनीज को देखो, वहाँ भी काफी संभावना होती है कि उनके लीडर्स भारतीय मूल के हों। गूगल के सीईओ भारतीय मूल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं। वे बहुत स्मार्ट होते हैं और पेप्सी की पूर्व सीईओ भी भारतीय मूल की थी। il transporte l'ancienne PDG Qu'est-ce qui les rend smart autant? de Pepsi, pardon. Qu'est-ce qui les rend उन्हें इतना सफल बनाने वाली चीज क्या है? Hein? Il m'a pas dit que comme le diable africain. वे मांस नहीं खाते। कई अफ्रीकन के विपरीत, जब कोई भारी मांस खाता है तो उसके बाद वह अक्सर आराम करता है और समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो मांस नहीं खाता वह उसी समय पढ़ाई करता है, सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है। और भारतीय बेहद मेहनती होते हैं। जब वे काम करते हैं तो खुद को किसी चीज में नहीं उलझाते। शायद लोगों को यह पता नहीं होता, लेकिन यह नई बात नहीं है। लगभग हर अफ्रीकी देश में नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी सतगुरु है और बहुत लोग नहीं जानते कि सतगुरु भारतीय है। हम यह भी भूल जाते हैं कि उदाहरण के लिए ब्राविया भी भारतीय है। वे 3 दिन के लिए आते हैं और 30 साल तक रह जाते हैं। यही भारतीयों की आदत है। वे आते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, शोर नहीं मचाते। चीनियों के विपरीत, मैं जल्दी से कहना चाहता था कि वे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। और जैसा तुमने कहा, बिल्कुल सही। अगर तुम केन्या की अर्थव्यवस्था को देखो, सच बोले, वह काफी हद तक भारतीयों के हाथ में है। C'est gagner de l'argent, ils veulent Vraiment, c'est gratuitement. très doux. Ils veulent te Abuser, phagocyter. profiter. Oui, en fait, ils Absolument. veulent te phagocyter comme tu dis. Absolument, c'est mais le bon quand terme. tu prends l'économie kenyane, qu'on se dise la vérité, mais c'est dans la main des Indiens. यह ठीक वैसे ही है जैसे 2000 के दशक में आइवरी कोस्ट की इकोनॉमी लेबनानी लोगों के हाथ में थी। यह वाकई हैरान करने वाला है। जब आप किसी सुपरमार्केट या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ की ज्यादातर मिडिल क्लास आबादी भारतीय होती है और वे वहाँ बहुत आराम से रहते हैं। रवांडा, झाम्बिया, तंजानिया, सभी जगह यही हाल है। भारतीय वहाँ भी काफी स्थापित और सहज हैं। भारतीय लोग बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, इसलिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मेरे ज्यादातर दोस्त जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उन्होंने भारत के चेन्नई में पढ़ाई की है, इसलिए किसी हीन भावना की जरूरत नहीं है। वित्तीय प्रबंधन, रिसर्च, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मेडिकल क्षेत्र में भारतीय सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। Et puis les Indiens sont les meilleurs en matière de management financier, en matière de recherche, en matière de macroéconomie, en matière Quand de tu regardes les gens médecine. qui font beaucoup de... उन लोगों को देखो जो बहुत सा रिसर्च वर्क कर रहे हैं। Et puis comme और उनमें से बहुत से लोग भारतीय होते हैं और जैसा वे मुझे बताते हैं, उनका दिमाग साफ और फोकस्ड रहता है। जबकि कुछ अफ्रीकी लोग इस बात में समय लगाते रहते हैं कि वे किसी को कैसे नुकसान पहुंचाएं। बस यही बात है। कोई न कोई हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जैसा एक अफ्रीकी कहावत कहती है, जो बच्चा कहता है कि उसकी माँ नहीं सोएगी, वह खुद भी नहीं सोता। n'est pas en train de dormir lui non plus. Voilà. Magnifique. Alors, बहुत खूबसूरत। तो प्रिय सब्सक्राइबर्स, चीन और भारत के बीच आप किसे अपने यहाँ स्वागत करने के लिए तैयार होंगे? इंडियंस मीट नहीं खाते, जबकि चीनी लोग बहुत ज्यादा सुअर का मांस खाते हैं। थैंक यू। सबसे पहले जेरल्ड मैंटेल ने लिखा है कि भारत का अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं, पार्टनरशिप है। साउथ साउथ कोऑपरेशन का असली मतलब इंडिया ने दिखाया है। चाइना जैसे डेट ट्रैप नहीं, इंडिया डेवलपमेंट पर फोकस करता है। उसके बाद शक्कर्स ने लिखा है कि केन्या में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडिया की रोल साफ दिखती है। रोड्स, आईटी ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में इंडिया ने ग्राउंड लेवल काम किया। ये रिस्पेक्ट बेस्ड मॉडल है, डोमिनेशन नहीं। उसके बाद ओकेलो डेनिसोडोंगो ने लिखा है कि साउथ अफ्रीका में इंडियन कंपनीज ने लोकल जॉब्स क्रिएट की हैं। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रियल इंपैक्ट ला रहे हैं। इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर साबित हुआ है। उसके बाद मोस्टफा थियम ने लिखा है कि घाना में एजुकेशन और फार्मा सेक्टर में इंडिया का योगदान बड़ा है। अफोर्डेबल मेडिसिन से लोगों की जिंदगी बदली है। ये इन्वेस्टमेंट ह्यूमैनिटी ड्रिवन है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। उसके बाद सेलेस्टियल ने लिखा है कि सूडान जैसे मुश्किल हालात वाले देश में भी इंडिया ने पीछे नहीं हटाया। फूड एड, मेडिकल सपोर्ट और डिप्लोमेसी बैलेंस्ड रही। इंडिया ने कभी अफ्रीका को एक्सप्लॉइट नहीं किया। उसके बाद स्टीव डिविलियर्स ने लिखा है कि अफ्रीकन मीडिया सही कह रही है, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच के साथ आता है। शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस है। यही डिफरेंस है इंडिया और बाकी पावर्स में। उसके बाद ब्लूबार्ड ने लिखा है कि इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प ने अफ्रीका को फ्यूचर रेडी बनाया। फिनटेक, ई गवर्नेंस और स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। ये एम्पावरमेंट है, कंट्रोल नहीं। उसके बाद बरीमिन ने लिखा है कि चाइना लोन्स देता है, इंडिया स्किल्स देता है। यही बड़ा फर्क है। इंडियन मॉडल लोकल यूथ को स्ट्रेंथन करता है। अफ्रीका को ऐसे ही पार्टनर्स चाहिए। उसके बाद निकम ने लिखा है कि केन्या और घाना में इंडियन आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स शानदार काम कर रहे हैं। लोकल इंजीनियर्स ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर रहे हैं। इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी, डिपेंडेंसी नहीं बनाई। उसके बाद योने सुवेजी ने लिखा है कि केन्या और घाना में इंडियन आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स शानदार काम कर रहे हैं।
लोकल इंजीनियर्स ग्लोबल लेवल पर compete कर रहे हैं। इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी, डिपेंडेंसी नहीं बनाई। साउथ अफ्रीका में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इंडिया का रोल इंस्पायरिंग है। क्लीन एनर्जी प्लस लोकल एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू रियल डेवलपमेंट। इंडिया क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। उसके बाद एरोनाड वार्क ने लिखा है कि इंडियन डिप्लोमेसी अफ्रीका को लेक्चर नहीं देती, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड हिस्ट्री पर रिश्ता बना है, कॉलोनियल माइंडसेट इंडिया में नहीं है। उसके बाद एकेपी वेबियाकोलो ने लिखा है कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन स्कॉलरशिप्स लाइफ चेंजिंग है। एजुकेशन डिप्लोमेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल इंडिया है, नॉलेज ही असली पावर है। उसके बाद एक्जेवियर शिंकल ने लिखा है कि घाना में इंडियन फार्मा प्लांट्स ने हेल्थ केयर अफोर्डेबल बनाया, वेस्टर्न कंपनियों की मोनोपोली टूटी है, इंडिया ने लोगों को विकल्प दिया। उसके बाद एमेनुअल जूनियर नववीके ने लिखा है कि सूडान में क्राइसिस के समय इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन हेल्प याद रखी जाएगी। पॉलिटिक्स से ऊपर इंसानियत रखी गई, यही लीडरशिप होती है। उसके बाद हाई फ्लायर ने लिखा है कि अफ्रीकन कंट्रीज को इक्वल पार्टनर मानने वाला देश अगर कोई है तो इंडिया है। नो इंटरफियरेंस, नो प्रेशर, सिर्फ कोऑपरेशन। ये अप्रोच रेयर है। उसके बाद अबू बकर रिजवी ने लिखा है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स ने अफ्रीका में एमएसएमई इकोसिस्टम मजबूत किया, लोकल बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ है। उसके बाद रिमेंबर मी ने लिखा है कि चाइना की तरह रिसोर्स एक्सट्रैक्शन नहीं, इंडिया वैल्यू क्रिएशन करता है। अफ्रीकन यूथ इसका फर्क साफ देख रहा है, ट्रस्ट ऐसे ही बनता है। उसके बाद कार्मेलिटो पोंटे ने लिखा है कि साउथ अफ्रीका इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट है, नो हिडन क्लॉजेज, नो ट्रैप्स, इंडिया क्रेडिबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद गेमिंग विथ अमीन ने लिखा है कि अफ्रीकन मीडिया का इंडिया पर पॉजिटिव कवरेज बिल्कुल सही है, ग्राउंड रियलिटी वही दिखा रही है, इंडिया ने एक्शन से भरोसा जीता है। उसके बाद लेसी होमथी ने लिखा है कि अफ्रीका को फ्यूचर पार्टनर्स चाहिए, मास्टर्स नहीं। इंडिया इस विजन में परफेक्टली फिट बैठता है, ये पार्टनरशिप आने वाले दशकों तक चलेगी। भारत अफ्रीका साझेदारी को अगर कोई ग्राउंड रियलिटी में समझना चाहता है तो उसे स्पीचेस नहीं, प्रोजेक्ट्स और आउटकम्स देखने चाहिए। साउथ अफ्रीका, केन्या, घाना, सूडान जैसे देशों में भारत के इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं हैं, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का मॉडल है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बात करें। भारत ने यहां फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट में निवेश किया है। इंडियन फार्मा कंपनीज ने अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई, जिससे हेल्थ केयर कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हुआ। वेस्टर्न कंपनीज जहां प्रॉफिट फर्स्ट मॉडल पर काम करती हैं, भारत का अप्रोच एक्सेस फर्स्ट है। यही फर्क लोकल जनता महसूस करती है। केन्या में भारत का रोल और भी प्रैक्टिकल है। लाइंस ऑफ क्रेडिट के जरिए रेलवे मॉडर्नाइजेशन, पावर ट्रांसमिशन और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया। इंडियन कंपनीज ने सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाई। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस बढ़ा, बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। केन्या के आईटी इकोसिस्टम में इंडियन टेक फर्म्स ने ट्रेनिंग और मेंटरशिप देकर डिजिटल वन बैकबोन तैयार किया। घाना में इंडिया की स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में दिखती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और एग्रीटेक कोऑपरेशन ने फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। भारत यहां सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं लेता, बल्कि वैल्यू एडिशन लोकल लेवल पर करता है। यही वजह है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट को घाना में नियो कॉलोनियल नहीं, बल्कि पार्टनर ड्रिवन डेवलपमेंट माना जाता है। अब बात सूडान की, एक पॉलिटिकली अनस्टेबल लेकिन रिसोर्स रिच कंट्री। भारत ने ऑयल, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में कॉशियस लेकिन कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स किए। स्कॉलरशिप्स, मेडिकल मिशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग ने सूडान के यूथ को स्किल्स दी। संकट के समय इंडिया ने एड और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दिया, जो ट्रस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि भारत अफ्रीका में लेक्चर नहीं देता, बल्कि लिसन करता है। नो रिजीम चेंज टॉक, नो कंडीशनैलिटी प्रेशर। इंडियन मॉडल कहता है आप डिसाइड करें, हम सपोर्ट करेंगे। यही कारण है कि अफ्रीकन मीडिया और पब्लिक इंडिया को चाइना या वेस्ट की तरह सस्पिशन से नहीं देखती। डायरेक्ट शब्दों में कहें तो इंडिया अफ्रीका में एक्सट्रैक्टर नहीं, इनेबलर बनकर उभरा है। रोड्स, हॉस्पिटल, पावर प्लांट और डिजिटल सिस्टम ये सिर्फ एसेट नहीं, बल्कि स्वेरेनिटी के टूल हैं। आने वाले दशक में यही पार्टनरशिप इंडिया को ग्लोबल साउथ का सबसे भरोसेमंद लीडर बनाती है और अफ्रीका को सेल्फ रिलियंट ग्रोथ की राह पर आगे ले जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। टिल देन, गुड बाय।